आप देख रहे हैं जुदा राहें। हर प्रेम कहानी अपने आप में अद्भुत होती है। जहाँ कुछ प्रेम कहानियाँ अपनी मंजिल तक पहुँच जाती हैं, वहीं कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। दुनिया और समाज की नज़रों में बेशक वो प्रेम अधूरा रह जाता है, लेकिन अगर उस इंसान के मन को टटोला जाए जिसने प्रेम किया हो, तो उनके मन में वह प्रेम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है। जो कभी हवा के झोंके की तरह उसको छू कर गुजरता है, तो कभी बारिश की बूंदों के साथ बरस कर उसके मन को भिगो जाता है, कभी फूलों की तरह उसके मन को महका जाता है, तो कभी रात में प्यारा सा मीठा सा सपना बनकर आंखों में समा जाता है। प्रेम के दो पहलू होते हैं। जहाँ मिलन प्रेम का एक पहलू होता है, वहीं बिछड़न प्रेम का दूसरा पहलू होता है। और ये बात जानेंगे हम अपनी आज की इस कहानी के माध्यम से। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। बुआ, आप फेसबुक क्यों नहीं चलाती? विक्रम ने अपनी डॉक्टर बुआ से पूछा। सारिका जी ने भी हंसते हुए पूछ लिया, क्यों, फेसबुक चलाना जरूरी है क्या? अरे बुआ, आप डॉक्टर हैं, अपनी आईडी बनाइए फेसबुक पर। क्यों, डॉक्टर होने पर फेसबुक चलाना जरूरी होता है क्या? नहीं बुआ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आजकल सभी लोग फेसबुक पर होती हैं। और फिर आप तो डॉक्टर हो सकता है आपकी सहेलियां फेसबुक पर हों, इस तरह आप उनसे मिल सकती हैं। सारिका जी ने हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चल फिर तू ही बना दे मेरी आईडी। सारिका जी 6 बहन और एक भाई में सबसे बड़ी थी। बाबूजी के जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। इसीलिए घर को सपोर्ट करने के लिए सारिका जी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वो साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्च भी खुद ही उठाने लगी। बाबूजी को उनके विवाह की बड़ी चिंता थी, लेकिन सारिका जी ने साफ साफ मना कर दिया। उनसे छोटी 5 बहनें और थीं जिनकी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए सारिका जी के बाबूजी ने सारिका जी से 2 छोटी बहनों का ब्याह कर दिया। और इधर सारिका जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, इंटर और फिर बीएससी, जिससे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर वह अपने परिवार और अपने बाबूजी के लिए कुछ कर सके, अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट कर सके। और फिर उनके लिए वैभव जी का रिश्ता आया। एक वैवाहिक समारोह में वैभव जी ने उन्हें देखा और देखते ही अपनी जीवन संगिनी के रूप में सारिका जी को पसंद भी कर लिया। वर्तमान समय। किचन के छोटे मोटे काम निपटा कर सारिका जी अपने कमरे में आ गई। सोने के लिए बेड पर लेटी, पर आज थके होने के बावजूद भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलते बदलते रह रह कर उन्हें अपने भतीजे की बात याद आ रही थी कि हो सकता है आपकी कोई पुरानी सहेली आपको फेसबुक पर मिल जाए। पहले दिल ने कहा कि चलो आज खोजते हैं उसे, लेकिन अगले ही पल दिमाग ने कहा कि आखिर उसे खोजने की अब जरूरत ही क्या है। फिर दिल ने कहा कि अगर वो फेसबुक पर हुआ तो उसकी प्रोफाइल एक बार चेक कर लेने में बुराई ही क्या है। और इस तरह काफी समय तक दिल और दिमाग के बीच जद्दोजहद चलती रही। और फिर यह सोचकर कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने फायदे या नुकसान के लिए नहीं करते, बल्कि बस इसलिए करते हैं कि हमारा दिल करने के लिए कहता है। और अगर ऐसे काम से हम किसी दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे काम करने में कोई बुराई भी नहीं है। और आखिरकार अपने दिल की बात मानकर सारिका जी ऑनलाइन हुई और उन्होंने फेसबुक पर सर्च करने के लिए पहला नाम उसका डाला। और फिर उस नाम की बहुत सी आईडी सारिका जी के सामने थी। उन्होंने एक आईडी को बड़े ही ध्यान से देखना शुरू किया और फिर वो यानी प्रकाश जी सारिका जी के सामने थे। उनकी प्रोफाइल देखकर सारिका जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थिरक उठी। वही चेहरा, वही मुस्कान। सारिका जी ने प्रकाश जी की पूरी प्रोफाइल खंगाल डाली, उनके एक एक फोटो को बड़ी देर तक निहारती रही। सारिका जी ने प्रकाश जी की पत्नी और दोनों बेटों को भी देखा। और सबसे ज्यादा खुशी उन्हें इस बात से हुई कि प्रकाश जी के नाम के साथ भी डॉक्टर लिखा था। वो एक स्नातक कॉलेज में नियुक्त थे। उनके बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब सारिका जी की आंख लग गई।
सारिका जी और उनके पति दोनों डॉक्टर हैं और प्रयागराज में अपना क्लिनिक चलाते हैं और एक प्यारी सी बिटिया। इन सब में सारिका जी का समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन अब रोज रात को सोने से पहले वह एक बार प्रकाश जी की प्रोफाइल को जरूर चेक करती, उसे जी भर के निहारती और सोचती कि क्या वो भी उसे याद करते होंगे। लगभग 25 वर्ष पूर्व आले पर धरे दीपों की लो बंद पड़ गई थी। सारिका ने शैया पर अंगड़ाई ली और आलस भाव से उठकर खिड़की की ओर देखा। उन्होंने पटवस्त्र को उपाड़ा। कक्ष आलोक से सुरक्षित और उज्जवल हो उठा। वह फिर से शैया पर पड़ गई और खिड़की से अंदर आती स्वर्ण रश्मियों को देखती रही। तभी माँ गुस्से से पैर पटकती आई। माँ, तू आज फिर 12 बजाएगी, अभी तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई। उठ जल्दी से, रेखा और गीता आती ही होंगी, तेरी वजह से उनको भी देरी होगी। सारिका जी अंगड़ाई लेते हुए उठी और यंत्रवत तैयार होने लगी। वह नाश्ता करने बैठी ही थी कि उनकी दोनों सहेलियां रेखा और गीता टपक पड़ी। क्या सारू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अब तेरा ये रोज रोज का नाटक हो गया है, गीता ने चिढ़कर कहा और मुंह फुलाकर बैठ गई। सारिका जी, पहले देख तो सही, तैयार तो हूँ, बस नाश्ता रह गया है। आओ तुम सब भी खा लो, माँ ने आलू के पराठे बनाए हैं। आलू के पराठे का नाम सुनते ही दोनों नाश्ते पर टूट पड़ी और पेट भर कर कुछ समय बाद ही तीनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल गई। गीता और रेखा एक ही गांव से साइकिल से आती थी और सारिका जी के घर साइकिल छोड़कर तीनों पैदल ही चलकर लगभग 2 किलोमीटर दूर कॉलेज में जाती। ये उनका रोज का काम था। अगर गीता ना आती तो रेखा भी ना आती, लेकिन सारिका जी तब भी बिना किसी के साथ के अकेले ही चल पड़ती। वो तीनों कॉलेज पहुंचकर प्रांगण में लगे विशाल वटवृक्ष के नीचे अपनी क्लांति को मिटाने लगी। तभी एक गोरा चिट्टा लड़का पान चबाता उन तीनों को देखकर शरारत से मुस्कुराता वहां से निकला। रेखा ने धीरे से कहा, आ गया नचनिया। गीता हंस पड़ी। उनकी बात सुन सारिका जी ने दोनों को डांटा, मत देखा करो ना किसी को, ना किसी की तरफ देखोगी और ना गुस्सा आएगा। गीता ने शरारत से कहा, हम तो प्रेम करने के लिए देखती हैं, लेकिन कोई दिखता ही नहीं ऐसा। सारिका जी उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती हैं। अच्छा चलो, नहीं तो क्लास छूट जाएगी। और फिर सब उठ जाती हैं और अपनी क्लास के लिए निकल जाती हैं। तीनों सहेलियां क्लास खत्म होते ही उसी वट वृक्ष के नीचे मिलती हैं। इस समय आकाश में काले काले बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश भी हो रही थी। तीनों ने अपनी पुस्तकें कॉमन रूम की एक अलमारी में रख दी और चप्पल उतार कर हाथ में पहन लिए। नंगे पैर पानी में छप छप करते घर के लिए निकल पड़ी। फिर वही पान चबाता लड़का उनको दिखा। सारिका उस लड़के को देख, रेखा ने कहा, सारिका जी, क्यों? मैं क्यों देखूं भला? रेखा, अरे देख तो सही एक बार। सारिका जी ने देखा, नचनिया तो है, क्या हुआ? अरे उसे नहीं, उसके पीछे देख। इस बार गीता ने कहा, मुझे नहीं देखना किसी को, जल्दी से चलो, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। अरे एक बार तो देख। सारिका जी ने नजरें उठाई और उन्होंने देखा पुस्तकालय की सीढ़ियों पर छाया में वो लंबा सांवला लड़का, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा, घने केश, गहरी आंखें, गुलाबी ओठ। तभी किसी बात पर वो हंसा, उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल। गीता ने सारिका जी को चुटकी काटी तो वो छेप गई। रेखा ने पूछा, अच्छा है ना? कौन? अनजान बनते हुए सारिका जी ने कहा, देखा नहीं? नहीं, पता नहीं किसको दिखा रही हो। अच्छा चलो भी अब, सारिका जी ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ गई। सारिका जी बीएससी के प्रथम वर्ष में थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी लड़के से बात नहीं करती थी, पर किसी को पसंद करने वाली दोस्ती वह लड़कों से नहीं करती थी। उन्हें इस उम्र में होने वाला प्यार केवल टाइम पास करने का तरीका लगता था। उनकी सहेलियां उन्हें इस बात के लिए ताने मारती, उनका मजाक बनाती, परंतु वो इन सब बातों से दूर भागती। लेकिन कब तक? ये उम्र ही शायद कुछ ऐसी होती है जब मन आकांक्षाओं और कामनाओं से भरा होता है। कुछ नया करने की इच्छा होती है और होती है किसी का प्यार पाने की चाहत।
पर जो चाहते हैं वो मिलता कहाँ है। सारिका जी ने उस दिन उस सुदर्शन को दृढ़ स्पर्श क्या किया। अब उनकी निगाहें उसे ही तलाश करती। जब भी वो सिर उठाती दूर तलक नजरें दौड़ाती कि काश एक बार उसकी एक झलक मिल जाए। जाने क्या था उस तरुण में। और इसी तरह दिन बीतते गए। सारिका जी के नेत्र उस प्रिय दर्शन को तरसते रहे। एक दिन क्लास खत्म होने पर सारिका जी पुस्तकालय की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें वहां हंसी सुनाई दी। उन्होंने चोर नजरों से उसे देखा जिसका नाम प्रकाश था। ये उन्हें वो दिन पहले ही पता चला था। वो यानी प्रकाश लड़कों के झुंड में खड़ा बातें कर रहा था। सारिका जी की चिराभिलाषा पूर्ण हुई। वह चुपचाप सिर झुकाए आगे बढ़ गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि दो निगाहें उनका पीछा कर रही हों। यह एहसास होते ही उनकी हृदय की धड़कन तेज हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रकाश दूसरी तरफ देख रहा था। शायद ये सारिका जी का भ्रम था। सूचना पट के सामने भीड़ लगी थी। सारिका जी ने देखा कॉलेज टूर की सूचना थी। उन्हें तो वैसे भी भ्रमण का बहुत शौक था और ये भ्रमण समूह में हो तो क्या बात। एक बात और थी जो सारिका जी को मन ही मन आनंदित कर रही थी। इस भ्रमण में 50 छात्र 50 छात्राओं को जाना था। शायद प्रकाश भी इस भ्रमण पर चले। एक सप्ताह बाद 100 छात्र छात्राओं का समूह इलाहाबाद भ्रमण के लिए निकला। सारिका जी गीता रेखा एक ही सीट पर थी और बगल वाली सीट पर था प्रकाश। बस फिर क्या था। सारिका जी को उसे जानने का, उसे करीब से देखने का मौका मिल गया। इस सफर के दौरान कई बार दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बनी रहे। इलाहाबाद में जाह्नवी के तट पर छोटे छोटे कुटीरों की श्रेणी बहुत दूर तक चली गई है। हर श्रोता जाह्नवी भी शीतल धारा उस पावन प्रदेश को अपने कलनाल से गुंजरित करती है। तपस्वी अपनी योगचर्या साधना के लिए उन छोटे छोटे कुटीरों में रहते हुए अपने पाप का प्रलाक्षण करते हुए ब्रह्मानंद का सुख भोगते हैं। गंगा तट की सिक्ता भूमि में लगे अनेक शिविरों में साधु महात्मा भजन कीर्तन करती हैं। यह दल भी उसी ओर चल पड़ा। सबने अपने नेत्र बंद कर हाथ जोड़ लिए। सारिका जी निर्निमेष उसे निहारती रही। पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। इस भ्रमण की यादें उनके जीवन की अमूल्य निधि बन गई। धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया। इम्तिहान हुए। जिसका डर था वही हुआ। हाई स्कूल टॉपर, इंटर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली सारिका जी के इस बार बहुत कम अंक आए। बाबूजी ने उनसे बोलना छोड़ दिया। सहेलियां उनका मजाक उड़ा रही थी और उस पर गर्व करने वाले गुरुजन अफसोस कर रहे थे। लेकिन सारिका जी इन सब बातों से बेपरवाह विचार सागर में डूबती उतरती एक कदम और आगे बढ़ गई। वह सोच रही थी कि क्या वो भी उसे स्पर्श कर पाएगी, क्या वो उसका हो पाएगा। चांद ने रात के दरिया में थोड़ा नहा लेने दो, प्रेमांकुर फूटते हैं दिल को सहारा दे दो। सारिका जी छत पर खुले आसमान के नीचे बैठी है। आसपास मकानों और वृक्षों पर पड़ती चांदनी को निहार रही थी। वृक्ष एकदम शांत थे, मानो वे भी ध्यानाव्यस्थित हों। झींगुरों और अन्य कीटों की मधुर गुंजन सुनाई दे रही थी। सारिका जी विचारों में खोई हुई थी। अगर मैं अपनी बात उस तक नहीं पहुंचाऊंगी तो उसे कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो क्या वो किसी और को चाहता होगा और फिर खुद इजहार करना, वो क्या सोचेगा। और फिर मैं अपनी बात किस आधार पर उससे कहूँ। मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरे प्रथम वर्ष में खराब प्रदर्शन, जाति भी अलग, उसका और मेरा मेल कैसे संभव है। तो क्या मैं हार मान लूं। नहीं, एक कोशिश करने में क्या जाता है। अगर वो मुझ पर हंसेगा तो हंसे, पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। और फिर सारिका जी ने उसे अपने मन की बात बताने का निर्णय किया। सारिका जी ने उस रात पता नहीं कितने पत्र लिखे और फाड़ दिए। उनकी दीदा से निद्रा गायब थी। शर्वरी धीरे धीरे पलायन कर रही थी। प्रभात होने में कुछ ही कसर थी। सारिका जी का हृदय आनंद और आशा से उल्लसित था। सारिका जी ने उससे स्वयं बात करने का फैसला किया। वो अपने कमरे से बाहर आई। बैठक में काका और बाबूजी बैठे बातें कर रहे थे। सारू के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है भाई साहब। पढ़ाई का क्या है, ससुराल जाके भी पढ़ लेगी।
हाँ, ठीक कहते हो। सारू के बाद प्रेमा और प्रीति को भी तो देखना है। 1.5 साल ही तो छोटी हैं दोनों सारू से। प्रेमा और प्रीति सारू की जुड़वा छोटी बहनें थी। दोनों ने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दिया था। वो दोनों सारिका से छोटी भले ही थी, पर देखने में बड़ी लगती थी। इसीलिए बाबूजी जल्दी से जल्दी सारिका जी का ब्याह कर देना चाहते थे। बाबूजी, हाँ बोलो सारू। मुझे अभी शादी नहीं करनी, पढ़ना है मुझे। आपको प्रेमा और प्रीति की शादी करनी हो तो कर दीजिए। क्या करेगी पढ़कर, नंबर तेरे इतने कम आए। सोचा था पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन शायद ये तेरे बस का नहीं। बाबूजी के मुंह से ये सब सुनकर सारिका जी को बुरा तो लगा, और बात तो बाबूजी ने सत्य ही कही थी। इसलिए उन्होंने बाबूजी की बात को अनसुना कर दिया और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज वो बहुत खुश थी और थोड़ी घबराई भी कि कैसे वो कहेगी उससे, और फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सारिका जी कॉलेज भी प्रकाश को खोजती रही, लेकिन शायद वो उस दिन नहीं आया था। उन्होंने अगले दिन बात करने का निर्णय लिया और घर वापस हो ली। सारिका जी घर के सामने लगी भीड़ को देख घबरा गई। डरते हुए उन्होंने घर में प्रवेश किया। भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। काकी ने बताया, माँ और काका बाबूजी को अस्पताल ले गए हैं। उन्हें हृदयघात हुआ था। रात तक काका और माँ वापस आ गए और उनके साथ आया बाबूजी का मृत शरीर। एक पल में सब बिखर गया था। सारिका जी स्तब्ध थी। बाबूजी के साथ साथ जैसे उनकी भी मौत हो चुकी थी और बस बच गया था एक शरीर। इन सब के लिए वह खुद को दोषी मान रही थी। सब कुछ बदल गया था और बदल गई थी सारिका जी। काका ने सारिका जी का ब्याह करना चाहा, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। हार कर काका ने रिश्ता देखकर प्रेमा और प्रीति का ब्याह कर दिया। अब सारिका जी का बस एक ही उद्देश्य था, पढ़ना और बाबूजी की इच्छा को पूरा करना। सारिका जी ने सोचा अपना लक्ष्य पूरा कर वह प्रकाश से अपने मन की बात बताएगी। इसीलिए उन्होंने अब हर तरफ से ध्यान हटाकर रात दिन एक कर दिया और नतीजा, उन्होंने द्वितीय वर्ष में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। सब खुश थे और सारिका जी भी। अब वह तृतीय वर्ष में आ गई। गीता और रेखा का ब्याह हो गया। अब वह अकेले ही कॉलेज जाने लगी। महीनों बीत गए। सारिका जी ने प्रकाश को नहीं देखा। वो उसी वटवृक्ष के नीचे अकेली अभिभूत सी गुमसुम बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वेदना की एक चिंगारी उनके कलेजे में जल रही हो। किससे पूछूं, कैसे पता करूं कहाँ गया होगा वो सोच ही रही थी, तभी सामने से वही लड़का पान चबाता निकला। जाने कहाँ से सारिका जी में इतनी हिम्मत आ गई, उन्होंने उसे रोका। आशीष। अपना नाम सुनकर वह रुक गया और आश्चर्य से सारिका जी को देखने लगा। हाँ, बुलाया तुमने? आशीष, वो जो तुम्हारे साथ रहता था, सांवला सा, बहुत दिनों से नहीं दिख रहा। वो तो इलाहाबाद गया है, वहीं आगे की पढ़ाई करेगा और तैयारी भी। इतना कहकर आशीष चला गया। सारिका जी इससे ज्यादा कुछ पूछ ना सकी। उनके अंदर कुछ टूट गया था। प्रकाश उनसे दूर जा चुका था। अब शायद वह उसे कभी न देख पाएगी। स्पर्श तो दूर की बात, उनकी अभिलाषाएं अधूरी रह गई। प्रेमांकुर फूटने से पहले ही नष्ट हो गया। क्या प्रकाश उनकी जिंदगी में कभी वापस आएगा? सारिका जी के घर पर लोगों का आना जाना लगा था। दादा बाहर की कुर्सी लगाए बैठे थे। बधाई देने वालों की लाइन लगी थी। दादा किसी से कह रहे थे, का कहत हो भैया, अगर वेजवा आज होत तो खुशी से पगलाए जात। ई सुख ऊके नसीब में नए बदा रहा। माँ मोहल्ले भर में लड्डू बांट रही थी। सारू का डॉक्टरी माँ हो ही गया। सारिका जी अखबार लिए बैठी हैं। AIPMT में उनकी अच्छी रैंक आई है। 3 बार की असफलता के बाद उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई। फिर भी वो उदास थी। काश आज बापूजी होते। सारिका जी को KGMC लखनऊ में MBBS के लिए प्रवेश मिला था। उन्होंने BSc बीच में छोड़ दी। आज वह आखिरी बार कॉलेज गई। उसी वटवृक्ष के नीचे वह बहुत देर तक बैठी शून्य में निहारती रही। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, काश मैं उससे एक बार मिल पाती। क्यों मैं इस राह पर निकल पड़ी? काश उस दिन मैंने उसे ना देखा होता।
किससे कहूँ, क्या कहूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। व्यथित मन, सजल नयन, आंसू से उनका चेहरा तर हो रहा था। आज सारिका जी को लखनऊ जाना था। छोटी उनके कपड़े बैग में रख रही थी। माँ पुआ, लड्डू, मठरी और भी ना मालूम कितनी चीजें उन्हें खाने के लिए दे रही थी, और दे रही थी बहुत सारी हिदायतें। समय से खाना, समय से सोना, खूब मेहनत करना, किसी से मनमुटाव ना करना। लेकिन सारिका जी तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। माँ, हाँ सारू, माँ, मैंने अब तक की पढ़ाई इसी शहर से की, कभी कहीं बाहर नहीं गई, कैसे वहाँ रहूँगी। अरे नहीं गई तो अब जा। बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा और तेरे बाबूजी का सपना पूरा होने जा रहा है। बोलते हुए काका कमरे में आए और उन्होंने प्यार से सारिका जी के सर पर हाथ रखा। वक्त हर मर्ज की दवा है। सारिका जी भी सब कुछ पीछे छोड़ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच सारिका जी को छोटी के ब्याह की खबर मिली। जीजिया, तू एक हफ्ते पहले ही आ जा, छोटी ने फोन पर सारू से कहा। छोटी, समझा कर, छुट्टी नहीं मिलती, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना पड़ेगा बस। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, तो उदास मत हो। सारिका जी ब्याह के 2 दिन पहले अपने शहर पहुँचती हैं, वो शहर जहाँ उनकी यादें थी, जिनसे वो दूर भागना चाहती थी। फिर भी प्रकाश उनकी यादों में आ ही जाता। लगभग 7:30 बजे शाम को वह घर पहुंचती हैं। घर के अंदर से ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। बन्नी बन्नी गाया जा रहा था। रुनझुन की बन्नी मेरी खेले गुड़िया रुनझुन की। प्रीति प्रेमा का हाथ पकड़ जबरन नचा रही थी। माँ पान का बेड़ा बना रही थी। वह काका के पास बैठक में चली गई। काका और दादा के पांव छुए। छोटी काका के लिए पानी लेकर बैठक में आती हैं और सारू को देखते ही लिपट कर रोने लगती है। मुझे तो लगा तुम नहीं आओगी। अरे, मेरी छोटी का ब्याह हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या भला। सारिका जी दौड़ दौड़ कर माँ के काम में हाथ बटा रही थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। काका ने सारिका जी को बुलाया। सुन, तेरे बाबूजी की एक मित्र आ रहे हैं दिल्ली से, उनके साथ उनका परिवार भी है। तू पीछे वाला कमरा उनके लिए ठीक कर दे। अच्छा काका। बाबूजी के मित्र के साथ उनकी पत्नी और बेटा था, वैभव। वैभव ने बीडीएस किया था और अपने पापा के मूल निवास स्थान इलाहाबाद में अपनी खुद की क्लिनिक खोलना चाहता था। सारिका जी की सादगी और काबिलियत से वैभव जी और उसके माँ पापा बहुत प्रभावित थे। उन्होंने काका से बात की। काका ने सब कुछ सारिका जी पर छोड़ दिया। अगर सारू मानेगी तभी हम हाँ करेंगे। छोटी का ब्याह अच्छे से हो गया। सारिका जी लखनऊ वापस जाने की तैयारी करने लगी। रात में माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें एक ही चिंता थी, अब सारिका जी का भी घर बस जाए। उससे छोटी 3 बहनें अपने अपने घर की हुई। काका सारू के पास गए। सारू वापस जाने की तैयारी कर रही है बेटा। बेटा, तेरी माँ की इच्छा है कि अब तेरे भी हाथ पीले कर दे। हाँ काका, वैभव ने तुझे पसंद किया है, बहुत अच्छा लड़का है, शांत, सरल, हर तरह से काबिल। हाँ कर दे बेटा। सारिका जी के नेत्र भर आते हैं। सामने आ जाता है प्रकाश का मासूम सा चेहरा। अंदर एक झंझावात सा उठा था। क्या करूं, ये कैसी परीक्षा है। क्या मैं इस रिश्ते को दिल से निभा पाऊंगी। अगर ना कर दूं तो कहीं माँ भी नहीं। आशंका से उनका अंतर्मन कांप उठा। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। पूरी रात यूं ही सोचते विचारते बीत गई। उन्होंने हार कर एक निर्णय लिया, वैभव से शादी का और प्रकाश की यादों से दूर जाने का, उसे भूलने का। प्रकाश, जिसके मिलने की उम्मीद जाने क्यों उन्हें अभी भी थी। प्रातः कक्ष से बाहर निकलने पर माँ, काका, वैभव सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ थी। उन्होंने माँ को अपना निर्णय बताया और लखनऊ चली गई। सारिका जी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उनका फ़ोन बज उठा। वह देखती हैं, स्क्रीन पर काका का नंबर चमक रहा है। प्रणाम काका। खुश रहे बेटा। वैभव अब इलाहाबाद में सेट हो गया है। उसकी माँ अभी कुछ दिन उसके साथ ही रहेंगी, लेकिन उसके पापा दिल्ली जा रहे हैं।
आज रात की फ्लाइट है। वैभव अपने पापा के साथ दोपहर तक लखनऊ पहुंच जाएगा, तो छुट्टी ले ले, उनका ध्यान रख। काका, आज सीनियर डॉक्टर छुट्टी पर हैं, तो मेरा जाना ज़रूरी है। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। आप वैभव जी से बात कर लीजिए, मैं कमरे की चाबी बगल में दे दूँगी। कभी कभी एक लम्हा ऐसा आता है जब आपकी ज़िंदगी में वक्त रुक सा जाता है, आपकी दुनिया थम सी जाती है, और वो पल आपके मन मस्तिष्क के पटल पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। सारिका जी कैबिन में बैठी हैं। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। बरामदे में शोर सुनाई देता है। वार्ड बॉय दौड़ा आता है। मैडम, वो बाहर एक लड़का बहुत गुस्से में है। क्या हुआ? उसके साथ एक बूढ़ी औरत और एक लड़की भी है, और वह बड़े साहब से मिलना चाहता है, और बड़े साहब तो छुट्टी पर हैं। समझाने पर वह मान भी नहीं रहा। ठीक है, मैं देखती हूँ, भेजो उसे। और वह घूमकर खिड़की के बाहर देखने लगती हैं। वह अंदर आता है। सारिका जी का चेहरा दूसरी ओर है। जब सीनियर डॉक्टर छुट्टी पर हैं, तो आप लोग नंबर क्यों लगाते हैं? इस तरह परेशान करने का क्या मतलब है? सारिका जी एक सांस में बोल गई। सारिका जी पलटी, दोनों की नजरें मिली, और फिर प्रकाश जिस तेजी से आया था उसी तरह वापस हो गया। सारिका जी उनके पीछे भागी। उनके मन को एक धक्का सा लगा, जैसे मन व्याकुल सा हो उठा। सुनो, वह रुका नहीं, बाहर निकलता चला गया। सारिका जी भी अंदर आ गई। उन्होंने उस लड़के और वृद्धा को अंदर आने को कहा। ये मेरी माँ है। इन्हें कुछ दिन से कभी कभी सीने में दर्द होता है और घबराहट होती है। वो जो बाहर गुस्से में चले गए हैं, वो तुम्हारे कौन हैं? भाई हैं। अच्छा, जाओ और उन्हें अंदर भेजो। लड़की माँ के साथ चली गई, और थोड़ी देर में प्रकाश अंदर आया। प्रकाश को देखते ही सारिका जी का मन फिर तेजी से धड़कने लगा। सांसें तेज हो गई। फिर भी वो खुद को काबू करते हुए बोली, देखो, मैंने कुछ जांच लिखे हैं, अभी करवा लो, थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी, दिखा देना। वह जाने के लिए मुड़ा। सुनो, प्रकाश के कदम रुक गए। क्या सच में तुम मुझे नहीं पहचानते? पहचानता हूँ। और फिर वो रुका नहीं। सारिका जी सोच में पड़ गई। अगर वो मुझे जानता है तो फिर ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? उसके मन में बहुत से सवाल थे। वो उससे पूछना चाहती थी, बात करना चाहती थी। दोपहर बाद वह रिपोर्ट लेकर आया। तब तक वहाँ काफी भीड़ हो गई थी। उसने माँ और बहन को बाहर ही बैठाया, खुद कैबिन में चला गया। वहाँ दो जूनियर डॉक्टर और भी थी। सारिका जी उसे देखते ही उठ गई। उन्होंने उसके हाथ से रिपोर्ट ले ली। आओ। वो अब शांत दिख रहा था। सारिका जी दूसरे कैबिन में गई और उसे बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया। रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ। उसने धन्यवाद कहा और उठने के लिए उद्यत हुआ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है। सारिका जी बिना रुके बोल गई। वह सारिका जी की तरफ देखने लगा। सारिका, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो, क्या पूछना चाहती हो। वह क्षण भर को रुका और लंबी सांस लेते हुए बोला, यह संभव नहीं सारिका। हमारा समाज, हमारे परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, और परिवार से दूर रहकर हम कभी सुख से नहीं रह पाएंगे। मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं। मैं अपनी खुशी, अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ और बहनों को नहीं छोड़ सकता। सारिका जी मूर्तिवत स्तब्धों से सुन रही थी। सारिका, तुम्हें यहाँ देख मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। प्यार का मतलब पाना ही नहीं होता। उसने मेज पर से एक कागज और कलम लेकर कुछ लिखा और सारिका जी को देते हुए बोला, इस पर मेरा कांटेक्ट नंबर है। हम हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे। कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो निसंकोच कह सकती हो। और फिर वो चला गया। सारिका जी ने उस कागज को देखा। प्रकाश गोयल। सारिका जी ने उस कागज को अपनी आंखों से लगाया, चूमा और मुस्कुराते हुए फाड़ दिया। नेत्र नीर बह रहे थे। अधरों पर स्मित रेखा खेल रही थी। वह निकल पड़ी अपने कमरे की तरफ, जहां वैभव जी उनका इंतजार कर रहे थे।
दोस्तों, कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।